साल 1964 जापान। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देश तेजी से तरक्की कर रहा था, ट्रेनें खचाखच भरी रहती थीं, कारोबार फल फूल रहे थे और लोग अजनबियों पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। उसी दौर में सोचिए, ट्रेन में आपके पास एक अच्छे कपड़े पहना हुआ, शांति से बात करने वाला आदमी आकर बैठता है। वो आपसे फ्रेंडली तरीके से बात करता है और कहता है कि उसके पास एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें पैसा लगाओगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उस वक्त शायद आपको उसकी बात पर जरा भी शक नहीं होता और आप उस पर भरोसा कर लेते। वो आदमी था अकीरा निशिगुची। निशिगुची खुद को एक कामयाब बिजनेसमैन बताता था जिसके बड़े बड़े कनेक्शन हैं। वो लोगों को समझाता कि अगर वो अपनी जमा पूंजी निकालकर उसके बताए इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। लोग भरोसा कर लेते, बैंक से अपने पैसे निकाल लेते और फिर वो अचानक गायब हो जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसके फ्रॉड एक एक करके खुलने लगे और शक उस तक पहुंचने लगा, तब मामला और भी खतरनाक मोड़ पर चला गया। जो आदमी पहले सिर्फ झूठ और नकली पहचान के सहारे लोगों को लूट रहा था, वही अब हत्या करने लगा था। जैसे ही लाशें मिलने लगी, पूरे जापान में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नेशन वाइड तलाश शुरू कर दी। आखिर कैसे एक सीधा सादा दिखने वाला इंसान देश के सबसे बदनाम अपराधियों में से एक बन गया? कैसे पैसों के लालच और पकड़े जाने के डर ने उसे धोखे से हत्या तक पहुंचा दिया? ये कहानी है उस शख्स की जिसने भरोसे को हथियार बनाया, लालच और धोखे के जाल में लोगों को फंसाया और पूरे देश को हिला दिया, जिसे इतिहास ने मैसेंजर ऑफ इविल के नाम से याद रखा। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अकीरा निशिगुची का जन्म 14 दिसंबर 1925 को जापान के ओसाका शहर में हुआ था। उसके माता पिता गहरे कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। जापान में क्रिश्चियन धर्म बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन अकीरा के माता पिता असल में नागासाकी के गोटो आइलैंड से थे। अकीरा के जन्म के समय उसके माता पिता ओसाका में इसलिए थे ताकि पैसे कमा सकें और उन्हें अपने गांव के फैमिली फिशिंग बिजनेस में लगा सकें। करीब 3 साल बाद वो लोग वापस लौट गए और अपने कारोबार में पैसा लगा दिया। घर में धार्मिक माहौल बहुत मजबूत था। जब अकीरा 5 साल का था तो उसका बपतिस्मा कराया गया। उसके पिता चाहते थे कि बड़ा होकर वो पादरी बने। इसी सोच के साथ जब वो जूनियर हाई स्कूल में गया तो उसे फुकुओका प्रीफेक्चर के एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया। ये स्कूल कट्टर कैथोलिक मिशनरियों द्वारा चलाया जाता था। वहाँ नियम बहुत सख्त थे और टीचर बच्चों के साथ काफी सख्ती से पेश आते थे। उस तरह की कठिन पढ़ाई और अनुशासन अकीरा सह नहीं पाया। तीसरे साल के दूसरे सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के करीब पहुंचने के बावजूद उसने स्कूल छोड़ दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देना उसके लिए शर्म और निराशा की बात थी। वो अपने परिवार का सामना नहीं कर पा रहा था। उस समय तक उसका परिवार फिशिंग, खेती और ऑनसेन यानी सदियों पुराने उनके गर्म पानी में नहाने के बिजनेस से काफी अमीर और असरदार बन चुका था। खुद को असफल समझते हुए अकीरा घर से भाग गया। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसके पास न पैसे थे, न सहारा, न ठीक से पढ़ाई। लेकिन इसी दौर में उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर अमीर और ताकतवर बनेगा और लगभग उसी समय से उसकी अपराध भरी राह शुरू हो गई। 1942 में स्कूल छोड़ने के सिर्फ 5 महीने बाद ही उसे बेप्पू की पुलिस ने डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल का था, इसलिए उस पर केस नहीं चला, लेकिन उसे जुवेनाइल करेक्शन सेंटर भेज दिया गया। 1945 में कुछ समय के लिए रिहा होने के बाद वो ओसाका गया। वहां उसने ऑक्यूपेशन फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक अंग्रेजी सीखी। अब यहाँ ऑक्यूपेशन फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल का मतलब समझना जरूरी है। उस समय जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद विदेशी सेनाएं, खासकर अमेरिका की फोर्स देश में मौजूद थीं। इन्हें ही ऑक्यूपेशन फोर्सेस कहा जाता था, यानी वो सेना जो युद्ध के बाद देश में तैनात थी। ये ट्रेनिंग स्कूल खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो इन विदेशी सैनिकों के साथ काम कर सके। वहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती थी ताकि लोग उनसे बात कर सकें, नौकरी पा सकें या ट्रांसलेटर जैसा काम कर सके। अकीरा एलाइड सैनिकों का इंटरप्रेटर बनना चाहता था, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और उसे फिर हिरासत में ले लिया गया। अब उसकी उम्र के हिसाब से उसे जेल की सजा मिली। जेल में रहते हुए ही 1946 में उसने फुकुओका की एक 20 साल की लड़की से शादी कर ली।
अगले साल उसकी सजा पूरी होने से ठीक पहले उसके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसने कोई सबक नहीं सीखा। बाहर आते ही वो फिर से समाज के लिए परेशानी बन गया। ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ अंग्रेजी सीखने का फायदा उठाते हुए उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि वो उनके लिए काम करता है। इसी झूठ के सहारे वो स्थानीय कारोबारियों से पैसे ऐंठने लगा। ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाया, जल्दी ही पकड़ा गया और ओसाका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई। 1950 में रिहा होने के बाद उसने बेप्पू में एक अमेरिकी सैनिक के साथ मिलकर एक बार का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ लिया। कुछ ही समय बाद वो सैनिक कोरियन वॉर के लिए साउथ कोरिया भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बार का पूरा मालिक अकीरा अकेला बन गया और उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। एक बार फिर उसके पास मौका था कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, सीधी राह पर चलकर नॉर्मल जिंदगी जिए और समाज का जिम्मेदार हिस्सा बने। लेकिन जैसा आगे पता चलता है, अकीरा ऐसा इंसान था जिसे सिर्फ अपने फायदे और पैसों की परवाह थी। 1951 में जब उसकी पत्नी अपने दूसरे बेटे को जन्म देने वाली थी, उससे ठीक पहले अकीरा पकड़ा गया। उसके पास अमेरिकी डॉलर मिले थे और उस समय ऑक्यूपेशन के दौरान कुछ शर्तों के तहत विदेशी करेंसी रखना गैर कानूनी था। इस बार वो जेल जाने से बच गया, लेकिन उस पर 4000 येन का जुर्माना लगाया गया। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर एक और दाग जुड़ गया। लेकिन अगले ही साल उसने और बड़ा कदम उठाया। ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ पढ़ाई के अपने पुराने अनुभव का फायदा उठाते हुए उसने एक अमेरिकी यूनिफॉर्म और कैप हासिल की। फिर वो खुद को जापानी मूल का अमेरिकी नागरिक बताने लगा। इस भेष में वो लोगों को एक बिल्डिंग में बुलाता, कहता कि वो उन्हें सस्ती विदेशी कारें दिलवा सकता है। लोग लालच में आ जाते। जैसे ही वो उससे पैसे लेता, कोई बहाना बनाकर पीछे के दरवाजे से निकल जाता और पैसे लेकर गायब हो जाता। इस हरकत के लिए उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और फुकुओका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई। 1952 में वो रिहा हुआ और करीब 2 साल तक शांत रहा। लेकिन जैसा अब तक साफ हो चुका था, अपराध उससे दूर रहने वाला नहीं था। 1959 में उसने फिर धोखाधड़ी की और ओइता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 2.5 साल की जेल की सजा दी। उसकी पत्नी अब तंग आ चुकी थी। उसने उसे तलाक ले लिया, लेकिन कैथोलिक धर्म में तलाक मान्य नहीं होता, इसलिए अकीरा ने उसे समझा बुझाकर दोबारा शादी के लिए मना लिया। सालों के अपराध ने उसे चालाक बना दिया था। वो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेना अच्छे से जानता था और अपनी पत्नी को भी वापस अपने साथ ले आया। अब साल था 1963। 36 साल का अकीरा निशिगुची अब तक 4 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था, जिनमें जुवेनाइल करेक्शन सेंटर का समय भी शामिल था। कुल मिलाकर वो लगभग 10 साल जेल में बिता चुका था। उस साल जेल से छूटने के बाद वो अपनी पत्नी से अलग रहने लगा। गुजारा चलाने के लिए उसने फुकुओका प्रीफेक्चर के युकोहाशी में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी शुरू की। इसी दौरान उसे पता चला कि जापान टोबैको एंड सॉल्ट पब्लिक कॉरपोरेशन का एक कर्मचारी डिलीवरी कारों का इस्तेमाल करके डिस्ट्रीब्यूटर्स से सामान के साथ साथ बड़ी रकम भी इकट्ठा करता है। यहीं से उसके अंदर छिपा अंधेरा फिर बाहर आ गया। 18 अक्टूबर 1963 को अकीरा ने 58 साल के इक्को मुराता से मुलाकात की, जो उसी टोबैको कंपनी में काम करते थे। उनके साथ 38 साल के गोरो मोरी गाड़ी चला रहे थे। अकीरा उनके साथ फुकुओका में कांदा स्टेशन के पश्चिम में एक सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ गया। उसने कहा कि वो डिलीवरी में मदद करेगा और उन्हें कुछ तंबाकू के खेत भी दिखाएगा, लेकिन असल में ये सब उसकी पहले से बनाई हुई योजना थी ताकि वो उनके करीब पहुंच सके और उस पैसे तक भी। जब वो लोग पहाड़ी सड़क पर पहुंचे तो निशिगुची ने मुराता से कहा कि पास वाले तंबाकू के खेत को देख लेते हैं, जिसका जिक्र उसने पहले किया था। उसने बात ऐसे कही जैसे बस छोटी सी जांच करनी हो। मोरी कार में ही रुका रहा। उसे लगा दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। सड़क से थोड़ा दूर जहां गाड़ी नजर नहीं आती थी, वहीं निशिगुची ने मुराता पर अचानक हमला कर दिया। उसके पास एक हथौड़ा था जिसे वो शायद पहले से साथ लाया था। उसने मुराता के सिर और शरीर पर कई बार वार किए और मुराता की वहीं मौत हो गई। इसके बाद निशिगुची ने उसकी तलाशी ली और लगभग 2,60,000 येन वाला पैसों का बैग ले लिया। 1963 में यह रकम कई महीनों की सैलरी के बराबर थी। मुराता का शरीर उसने वहीं झाड़ियों के बीच छोड़ दिया।
पैसे लेकर वो पैदल वापस कार तक आया। मोरी वहीं गाड़ी के पास था। निशिगुची ने उस पर भी हमला किया। इस बार उसने किसी तेज औजार, शायद चाकू से कई वार की। मोरी की भी वहीं मौत हो गई। फिर निशिगुची गाड़ी चलाकर करीब 2 किलोमीटर आगे छुआई माउंटेन पास तक गया, जो एक सुनसान पहाड़ी रास्ता था। वहां उसने कार छोड़ दी। गाड़ी के अंदर मोरी की लाश थी, सिर्फ 2,60,000 येन के लिए। 2 बेगुनाह मेहनती आदमी जिनके परिवार उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद वो वहां से पैदल शहर की तरफ चला गया। खुशकिस्मती से वहां एक गवाह मौजूद था और लाशें जल्दी मिल गईं। मौके से मिले सामान, गवाह के बयान और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर अधिकारियों ने फौरन पहचान लिया कि इसके पीछे पुराना अपराधी अकीरा निशिगुची है और उसके खिलाफ पूरे देश में तलाश शुरू हो गई। 2 लोगों की बेरहमी से जान लेकर अकीरा सीधे एक नाई की दुकान पर गया, जहां उसकी नई गर्लफ्रेंड काम करती थी। वो शादीशुदा था, बच्चे भी थे, लेकिन वफादार नहीं था। जिन 2 लोगों को उसने मारा, उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे दिखाकर प्रभावित करना चाहता था। उसी रात दोनों शिनयानागी के एक होटल में ठहरे और चोरी के पैसों का जश्न मनाया। अकीरा आराम से सो गया, जैसे उसे यकीन हो कि वो बच निकला है। अगली सुबह उसने रेडियो चालू किया और अखबार उठाया, लेकिन पहले पन्ने पर अपनी तस्वीर, अपना नाम और पूरे अपराध की खबर देखकर वो घबरा गया। 24 घंटे से भी कम समय में वो जापान का सबसे ज्यादा तलाश किया जाने वाला आदमी बन चुका था। हालांकि रेडियो पर एक खबर गलत चली कि वो कंसाई भाग गया है, लेकिन किस्मत से वो वहां नहीं था और वहां जाने का उसका इरादा भी नहीं था। उसने क्यूशू में ही छुपे रहने का फैसला किया और छोटे शहर करात्सु की तरफ निकल गया। वहां उसने चोरी के पैसों में से कुछ पैसे बोट रेस के जुए में लगाए और सिर्फ 2 दिन में 2,10,000 येन जीत लिए, जिससे उसके पास भागने के लिए और पैसे आ गए। लेकिन वो जानता था कि हमेशा भाग नहीं सकता। पहले भी जेल जा चुका था, इसलिए समझ गया था कि पुलिस को उलझाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने युकुहाशी पुलिस को एक चिट्ठी लिखी, जो उसकी गायब होने की योजना का पहला कदम था। उसने लिखा कि अधिकारियों का शक बिल्कुल सही है और उसी ने वो हत्याएं की हैं। उसने मान लिया कि वही जिम्मेदार अपराधी है। ये सब स्वीकार करते हुए उसने कहा कि अब वो खुद ही अपनी कहानी खत्म करने वाला है। वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएगा। आखिर में उसने ये भी कहा कि उसे बहुत पछतावा है और नीचे अपना नाम लिख दिया, अकीरा निशिगुची। इसके बाद वो एक टोक्यो जाने वाली फेरी पर सवार हो गया। 25 अक्टूबर को फुकुओका पुलिस को कागावा से फोन आया कि क्यूशू और टोक्यो के बीच सेतो सागर पार करने वाली एक फेरी पर कुछ सामान मिला है और वो सामान अकीरा निशिगुची का था। फेरी के डेक पर रेलिंग के पास एक जैकेट और जूते की एक जोड़ी मिली। जब जैकेट की जेब देखी गई तो अंदर एक वसीयत थी जिस पर खुद अकीरा निशिगुची के साइन थे। पुलिस ने सोचा कि शायद वो समुद्र में कूद गया है। इसके बाद जापानी कोस्ट गार्ड ने पानी में बड़ी सर्च शुरू कर दी। उसके अपराध इतने भयानक थे कि सर्च बहुत ध्यान से की गई। तट के पास भी अधिकारी लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। फेरी के यात्रियों और क्रू से पूछताछ हुई। ये साफ था कि वो किसी समय उस फेरी पर था। डेक पर मिला सामान भी उसी का था, लेकिन वो खुद गायब था। फेरी जिन पोर्ट सिटीज पर रुकी थी, वहां की इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉप एम्प्लॉइज ने बताया कि उन्होंने उसे वहां देखा था। उनकी जानकारी सही थी। अब पुलिस समझ गई कि उसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि इन्वेस्टिगेशन रुक जाए, लेकिन उसकी प्लान फेल हो गई। पुलिस को पता चल गया कि वो जिंदा है और उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिनों में वो कोबे, ओसाका, क्योटो और नागोया भागता रहा और 28 अक्टूबर को शिजुओका पहुंचा। वहां उसने खुद को क्योटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताया और फुजिमी नाम की बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर ले लिया। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वो मोटा काला चश्मा पहनता और बहुत फॉर्मल कपड़े पहनता था। उसने अपना नकली नाम मासाओका रखा। अपनी स्टोरी को सच दिखाने के लिए वो बार बार शिजुओका यूनिवर्सिटी में फोन करता। तीसरे दिन तक 41 साल की मकान मालकिन युकी फुजिमी और उसकी 61 साल की मां हारुए पूरी तरह उसके झांसे में आ गई। वो उसे नाम से नहीं बल्कि सेंसेई कहने लगी, जिसका मतलब यहाँ टीचर होता है। जैसा पहले भी देखा गया था, उसे औरतों में दिलचस्पी थी। कमरे में पहली रात से ही
वो गीशा और दूसरी जवान औरतों को बुलाने लगा। ये देखकर मकान मालकिन युको को जलन होने लगी। अकीरा ने उसे भी अपनी बातों और फेक प्रोफेसर वाली इमेज से इम्प्रेस कर लिया था। 5वें दिन जब उसकी माँ कुछ समय के लिए अपने गांव चली गई, तब युकी और अकीरा और करीब आ गए। दोनों ने रात साथ बिताई, लेकिन शक से बचने के लिए अगली सुबह अकीरा तय समय पर कमरा छोड़कर चला गया, जबकि युकी उसे रुकने के लिए कहती रही। इसके बाद वो हिरोशिमा गया और फौरन लोगों को ठगने लगा। शहर बदलते रहने में उसका रोज करीब 10,000 येन खर्च हो रहा था। पकड़ से बचने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने फिर फ्रॉड का रास्ता चुना। इस बार वो खुद को अमीर इन्वेस्टर बताकर एक ऑर्फनेज पहुंचा। उसने कहा कि वो बच्चों के लिए 5 टीवी डोनेट करेगा। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर फोन करके टीवी मंगवाए। फिर वो खुद अकेला उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर पहुंचा। वहां जाकर उसने 5 टीवी चुन ली। बड़ी सफाई और मीठी बातों से उसने दुकानदार को यकीन दिला दिया कि वो ये टीवी पहले एक अनाथालय में दान करने वाला है और उसके बाद पूरा पेमेंट कर देगा। उसकी बातों में ऐसा भरोसा था कि दुकानदार को जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो बेहद चालाक था, चेहरे पर आत्मविश्वास, आवाज में यकीन। टीवी लेकर वो आराम से वहां से निकल गया, लेकिन अनाथालय जाने के बजाय वो सीधे दूसरी जगह पहुंचा, जहां उसने वहीं 5 टीवी 80,000 येन में बेच दिए। पैसे हाथ में आते ही वो फौरन गायब हो गया। 14 नवंबर को अकीरा फिर से फुजिमी के उस किराए वाले कमरे में वापस आया ताकि कुछ समय के लिए छिपकर रह सके। मकान मालकिन युकी उसे देखकर खुश हो गई। इस बार वो अपने पुराने कमरे में नहीं रुका। युकी ने अपने ही कमरे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। उसने अकीरा को खुश करने के लिए खास उसके लिए एक नया किमोनो भी सिलवाया ताकि वो उसे ज्यादा पसंद आए। लेकिन जैसा हम जानते हैं, अकीरा सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान था। उसे किसी और की फिक्र नहीं थी। 4 रात वहां रुकने के बाद उसने फिर से वार किया, इस बार रस्सी के साथ। युकी और उसकी माँ हारुए, जो अकीरा के साथ इतनी अच्छी थी, उसका ख्याल रखती थी, उसी दिन वो उसके हाथों बेरहमी से मार दी गई। अकीरा ने पूरे बिल्डिंग से कैश और हर कीमती चीज साफ कर दी। महंगे गहने भी ले गया और सब कुछ गिरवी रखकर 48,000 जापानी येन हासिल किए। अगले ही दिन उसने खुद को फुजिमी के परिवार का सदस्य बताकर उनका टेलीफोन लाइन भी बेच डाला और 1 लाख जापानी येन और कमा लिए। फिर वहां से भाग गया। 22 नवंबर को जब दोनों की लाशें मिली तो पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और बाकी एविडेंस के जरिए साफ कर दिया कि इसके पीछे अकीरा निशिगुची ही है। उसके खिलाफ फिर से बड़ी तलाश शुरू कर दी गई। वो उस समय जापान का सबसे वांटेड आदमी बन चुका था। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस केस के लिए खास अफसर लगाए गए। वो लोग बेप्पू तक गए और अकीरा के परिवार से अखबारों में अपील छपवाई ताकि वो फौरन खुद को सरेंडर कर दे। अकीरा कुछ हफ्तों तक छिपा रहा, लेकिन 3 दिसंबर को चिब्बा में फिर दिखाई दिया। अपने हाल ही के भयानक जुर्म से जो शोर मचा था, उससे वो जरा भी नहीं डरा। उसने फिर से लोगों को ठगना शुरू कर दिया। इस बार उसने खुद को चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अकाउंटेंट बताया और 61 साल की एक मां से धोखाधड़ी करके उसने 6,000 जापानी येन ठग ली। उस महिला को लगा कि वो अपने बेटे के ट्रैफिक उल्लंघन का फाइन भर रही है। फिर उसने खुद को वकील बताकर एक और 50 साल की मां से 50,000 जापानी येन ले लिए। उसे लगा कि वो अपने बेटे की जमानत की रकम दे रही है। 2 दिन बाद अकीरा फुकुशिमा गया और एक वकील के ऑफिस से उसका बैज चुरा लिया ताकि वो खुद को और असली वकील दिखा सके। इसके बाद वो होक्काइडो चला गया। वहां एक दुकान में घुसकर उसने मालिक को वो बैज दिखाया और ऐसे जुर्म का डर दिखाया जो उन्होंने किया ही नहीं था। डराकर उसने उनसे 15,000 जापानी येन ले लिए। इसके बाद वो दक्षिण की ओर टोक्यो गया और वहां भी एक व्यक्ति से 40,000 जापानी येन ठग लिए। उस इंसान को लगा कि वो अपने जेल में बंद रिश्तेदार की जमानत भर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे फ्रॉड की खबरें आने लगीं। ये सब सुनकर पुलिस ने लोगों को और ज्यादा चेतावनी देना शुरू किया ताकि हर कोई अकीरा से सावधान रहे। इसके बाद पूरे देश में अकीरा के 5 लाख वांटेड पोस्टर छपवाए गए। उन पोस्टरों में उसकी 3 अलग अलग तस्वीरें थीं, एक चश्मे के साथ, एक बिना चश्मे के, और उसकी शक्ल सूरत से जुड़ी बाकी जानकारी भी दी गई थी। अब बस जरूरत थी कि सही समय पर किसी की नजर उस पोस्टर पर पड़ जाए।
तोजिकी में एक होटल से बिना पैसे दिए भागने के बाद वो फिर से टोक्यो की तरफ निकल गया। ट्रेन में सफर करते वक्त सुबह के अखबार में उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी। उसमें एक जाना पहचाना चेहरा था, तेरुयो फुरुकावा। तेरुयो फुरुकावा एक बौद्ध पुजारी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे कैदी को बचाने में लगा दी थी जिसे मौत की सजा मिली थी, जबकि उस पर लगा जुर्म झूठा था। अगर आप जापान के कानूनी सिस्टम को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहां खासकर 20वीं सदी के शुरुआती और बीच के दौर में शारीरिक और मानसिक टॉर्चर की वजह से कई गलत फैसले हुए। बहुत से लोगों को ऐसे जुर्मों में फंसा दिया गया जो उन्होंने किए ही नहीं थे। तेरुयो फुरुकावा ऐसे ही निर्दोष लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते थे। वो मौत की सजा के खिलाफ भी खुलकर बोलते थे क्योंकि उनके धार्मिक विश्वास उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते थे। आकिरा इस आदमी को पहले से जानता था। 10 साल पहले जब वो फुकुओका में अपने पुराने फ्रॉड के मामलों में जेल में बंद था, तब उसकी मुलाकात इसी बौद्ध पुजारी से हुई थी। तेरुयो वहां जेल के चैपलिन के तौर पर भी काम करते थे। उनका मकसद था कि कैदी रिहा होने के बाद फिर से जुर्म की राह पर न जाएं। एक दिन जब तेरुयो एक कैदी को उसके किए पर पछतावा करने और खुद को सुधारने के बारे में समझा रहे थे, तब अकीरा ने उन्हें चाय परोसी थी। देखने में ये छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन आगे चलकर इसका असर काफी बड़ा होने वाला था, क्योंकि जैसे ही अकीरा ने अखबार में तेरुयो का चेहरा देखा, उसके दिमाग में एक नया प्लान बन गया। लेकिन उस प्लान को पूरा करने के लिए उसे फिर से पैसों की जरूरत थी। और अब तक हम जान चुके हैं कि वो पैसे कैसे जुटाता था। राजधानी टोक्यो पहुंचकर उसने फिर से खुद को वकील बताना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात 81 साल के उमेमात्सु कामियोशी से हुई। वो टोक्यो बार एसोसिएशन के एक अनुभवी वकील थे जिन्होंने अपने लंबे करियर में बहुत लोगों की मदद की थी। उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो हर दिन लंबे घंटे काम करते थे ताकि अपने क्लाइंट्स का साथ दे सके। अकीरा ने देखा कि वो बेहद अमीर इंसान है। वो उनके पास गया और दिखावा किया कि उसे एक सिविल केस में उनकी सेवाएं चाहिए। अकीरा की बात करने की कला इतनी असरदार थी कि उसने एक अनुभवी वकील को भी धोखा दे दिया और अपनी असली नीयत छिपाए रखी। वकील ने उसे तोशिमा वार्ड स्थित अपने अपार्टमेंट पर बुलाया ताकि केस पर आराम से बात हो सके। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने अपनी पीठ घुमाई, अकीरा ने अपनी नेकटाई उतारी और फिर से अपना असली डरावना चेहरा दिखा दिया। उसने एक और जान ले ली। ये उसका 5वां शिकार था। इसके बाद उसने बिना शर्म किए पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली। 1,40,000 येन कैश, कीमती सामान और वकील का बैज तक ले गया। उसने लाश को अलमारी के अंदर छिपा दिया। 4 दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर वो टोक्यो से भाग गया और एक बार फिर दक्षिण की ओर निकल पड़ा। इस बार वो कुमामोटो शहर पहुंचा। 2 जनवरी 1964 को वो ryuganji मंदिर पहुंचा। ryuganji एक बौद्ध मंदिर था। वहां के मुख्य पुजारी कोई और नहीं बल्कि वही तेरुयो फुरुकावा थे। मंदिर में तेरुयो अपने ही पैसों से एक अभियान चला रहे थे। वो फुकुओका में मौत की सजा पाए एक ऐसे आदमी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसने वो जुर्म किया ही नहीं था। अकीरा ने तेरुयो को बताया कि वो कावामुरा नाम का वकील है। उसने कहा कि वो उनकी कोशिशों से बहुत प्रभावित है और उनकी मदद करना चाहता है। उसने उस केस के बारे में पहले से अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी थी, जिस केस में तेरुयो एक बेगुनाह आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो बहुत भरोसे के साथ बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर किसी को भी लगे कि वो सच बोल रहा है। तेरुयो को लगा जैसे ऊपर वाले ने उनकी सुन ली हो। एक पुजारी होने के कारण वो कानूनी तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो पैसे जुटाने के लिए जगह जगह घूमकर लोगों से दान मांग चुके थे। जापान में इसे तकुहात्सु कहा जाता है। अब टोक्यो से आया एक जाना माना वकील खुद मदद की बात कर रहा था। तेरुयो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब वो सच में उस बेगुनाह आदमी को गलत फैसले से बचा पाएंगे। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ अकीरा को अपने घर में रुकने के लिए बुला लिया। घर पर अकीरा ने तेरुयो और उनकी पत्नी से हंसी मजाक में बातें की। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। फिर उसने उनकी 10 साल की बेटी रुडिको से भी अपना परिचय कावामुरा नाम के वकील के रूप में दिया। लेकिन जैसे ही रुडिको ने उसका चेहरा देखा, उसका रंग उड़ गया। वो बिना कुछ कहे फौरन घर से बाहर भाग गई। रुडिको उसे पहचान चुकी थी। उसने उसकी नकली पहचान के पीछे छिपा असली चेहरा समझ लिया था। वो दौड़ती हुई उस टाउन बुलेटिन बोर्ड तक पहुंची जहां से वो रोज स्कूल जाते और आते समय गुजरती थी। वहां अकीरा का वांटेड पोस्टर लगा था।
उसकी नज़र अक्सर उस पोस्टर पर चली जाती थी क्योंकि उसकी क्लास में एक बच्चे का नाम उससे मिलता जुलता था, इसलिए उसने उस चेहरे को ध्यान से देख रखा था। वो भागकर वापस घर आई और अपनी माँ को सब बताया, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि बच्ची कुछ ज्यादा सोच रही है। आखिर एक आदमी अच्छे सूट में है, उसके पास वकील का बैज है, कौन मानेगा कि जापान का सबसे वांटेड अपराधी उनके घर में बैठा है। लेकिन रूरिको बहुत समझदार थी। छोटी उम्र में भी वो ध्यान से चीजें याद रखती थी। पोस्टर में लिखा था कि अकीरा के चेहरे पर 2 तिल हैं, एक माथे के दाईं तरफ और एक गाल पर। जब वो उसे खाना परोस रही थी, उसने चुपके से उसका चेहरा देखा और सच में उस आदमी के चेहरे पर वही 2 तिल थे, बिल्कुल उसी जगह पर। उसकी लंबाई लगभग 165 सेंटीमीटर थी, यानी करीब 5 फुट 5 इंच। रूरिको ये बात आसानी से चेक कर सकती थी क्योंकि उनके घर के दरवाजे के पास लकड़ी के खंभे पर 165 सेंटीमीटर का निशान बना हुआ था। उसी पर परिवार के लोगों की हाइट नापी जाती थी। जब वो आदमी उस निशान के पास से गुजरा तो उसकी लंबाई बिल्कुल उसी के बराबर थी। अब रूरिको को पूरा यकीन हो गया। आखिर में उसने अपने पिता से सीधे उनके मेहमान के बारे में बात की। बेटी की बात सुनकर तेरियो को रूरिको के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे डांट भी दिया। उन्हें लगा कि मेहमान के बारे में ऐसी बात करना गलत है। आखिर ये वही आदमी था जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाने में मदद की बात की थी। ये सुनकर तेरियो नाराज तो थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बहुत सीरियस है। वो मजाक नहीं कर रही थी। रूरिको ने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसकी बातों से तेरियो और उनकी पत्नी के मन में थोड़ा सा शक आ गया। क्या ये बस एक बच्ची की सोच है या सच में कुछ गड़बड़ है? तेरियो फिर उस वकील के पास गए और केस की बात करने लगे। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से उसकी बातें सुनी तो उन्हें लगा कि उसका नॉलेज बहुत बेसिक है। वो टोक्यो के बड़े वकील जैसा नहीं लग रहा था। कुछ घंटों तक बात करने के बाद तेरियो को उसकी और भी बातें अजीब लगने लगी। अब उनके मन में शक और बढ़ गया। आखिरी पक्का सबूत चाय पीते वक्त मिला। तेरियो को अपनी बेटी की बात याद आई जिसमें उसने चेहरे के तिल का जिक्र किया था। चाय पीते समय उन्होंने ध्यान से उस आदमी का चेहरा देखा और सच में उसके चेहरे पर वही 2 तिल थे, एक माथे के दाईं तरफ और एक गाल पर। अब तेरियो सच में परेशान हो गए। उन्हें खुद जाकर देखना था। उन्होंने बहाना बनाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। वो उसी पोस्टर के पास गए जहां उनकी बेटी गई थी। जैसे ही उन्होंने पोस्टर देखा वो हैरान रह गए। वो वकील असल में अकीरा ही था। उनकी बेटी सही थी। जापान का सबसे वांटेड आदमी, 5 लोगों की जान लेने वाला इंसान उनके घर में बैठा था। लेकिन तेरियो शांत स्वभाव के इंसान थे। वो घबराए नहीं। वो ऐसे घर लौटे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर जब वो अपने परिवार के साथ अकेले थे, उन्होंने बताया कि रूरिको सही थी। वो आदमी वकील नहीं था और अपनी असली पहचान छिपा रहा था। अब काफी रात हो चुकी थी। तेरियो को समय चाहिए था ताकि वो पुलिस को खबर दे सके और अकीरा को भागने से रोक सके। इसलिए उन्होंने उस नकली वकील को रात में रुकने के लिए एक कमरा दे दिया। अकीरा ने भी उसकी बात मान ली और वहीं सोने को तैयार हो गया। अब तेरियो के सामने 2 बड़े काम थे, अपने परिवार को सुरक्षित रखना और अकीरा को पकड़वाना। अगर पूरा परिवार एक साथ घर से बाहर जाता तो अकीरा को शक हो जाता और वो भाग जाता। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं करते तो उनकी जान खतरे में थी। उन्हें पता था कि अकीरा बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले सकता है। तेरियो ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अकीरा को बातों में लगाए रखे। खुद वो बच्चों को सुरक्षित करने में लग गए। जब उनकी पत्नी अकीरा के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तब तेरियो ने घर के एक हिस्से के दरवाजे पर ताला लगाने का इंतजाम किया। उसी हिस्से में वो अपने परिवार को छिपाने वाले थे। उन्हें डर था कि हथौड़े की आवाज से अकीरा को शक न हो जाए, इसलिए एक कील ठोकने में ही उन्हें कई मिनट लग गए। वो बहुत धीरे और संभल कर काम कर रहे थे, लेकिन आखिर उन्होंने दरवाजा मजबूत कर दिया। तेरियो अपने परिवार के साथ उस कमरे में छिप गए। रात के करीब 11 बजे अकीरा ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी, मतलब वो सोने चला गया। जब घर में पूरी शांति हो गई और उन्हें लगा कि अकीरा गहरी नींद में है, तब तेरियो ने ताला खोला। उन्होंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी एको को पुलिस स्टेशन भेजा ताकि वो फौरन खबर दे सकें। खुद तेरियो छोटी बेटी रूरिको के साथ घर में ही रहे ताकि उसे सुरक्षित रख सके। जब पत्नी और बेटी पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस वाले हैरान रह गए।
उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अकीरा दक्षिण जापान के इतने शांत इलाके में छिपा है। परिवार ने कहा कि पुलिस तुरंत चले, लेकिन अकीरा बहुत खतरनाक था, इसीलिए पुलिस को और जवान बुलाने पड़े ताकि घर को चारों तरफ से घेरा जा सके। जब तक पुलिस तैयारी कर रही थी, तब तक पत्नी और बेटी हिम्मत करके वापस घर लौट आईं ताकि अकीरा को शक न हो। अच्छी बात यह थी कि तैरियो ने जो ताला लगाया था उससे अकीरा उनके पास नहीं आ सकता था। फिलहाल वो सुरक्षित थे। फिर भी परिवार ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये बहुत हिम्मत की बात थी। पूरी रात किसी को नींद नहीं आई। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। सुबह करीब 4 बजे तक घर को चारों तरफ से छिपे हुए पुलिस वालों ने घेर लिया। 3 जनवरी की सुबह हो चुकी थी। अकीरा सुबह जल्दी उठ गया। उसने परिवार से बातचीत की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। अकीरा बहुत चालाक आदमी था। सालों से वो लोगों को धोखा देता आ रहा था। उसे लोगों के चेहरे देखकर समझ आ जाता था कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। जब तैरियो और उसका परिवार उसकी मौजूदगी में नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब भी वो माहौल को समझ गया था। उसे साफ लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और उससे कुछ छुपाया जा रहा है। उसी सुबह परिवार से मिलने के थोड़ी देर बाद ही उसने फौरन अपना सामान समेटा और अचानक बोला कि वो अभी के अभी फुकुओका चला जाएगा। तैरियो ने उसे रोकने की हल्की सी कोशिश तो की, लेकिन खुलकर विरोध नहीं किया। उसने अकीरा को जाने दिया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस वाले अचानक उस पर टूट पड़े। चारों तरफ से अफसरों ने उसे घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। अकीरा ने जरा भी विरोध नहीं किया। उसने खुद को चुपचाप पकड़ने दिया। पुलिस ने उसे संभालकर गाड़ी में बैठाया और वहां से ले गई, और तैरियो और उसका परिवार ये सब अपनी आंखों से देखते रह गए। पूरे देश के करीब 12,000 पुलिस अफसर इस तलाश में लगे हुए थे। हर जगह उसकी खोज चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चीफ केईजी ताकामात्सु ने कहा कि देश की सारी फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन 12,000 अफसरों की आंखें भी एक अकेली लड़की की नजर के सामने छोटी पड़ गईं। अकीरा को जेल में डालने के बाद अधिकारियों ने तैरियो और रूरिको को उनकी मदद के लिए सम्मान दिया। इस सम्मान को पूरे देश में टीवी पर दिखाया गया। हालांकि शुरुआत में दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अब शुरू हुआ लंबा दौर पूछताछ और मुकदमे का। अच्छी बात यह रही कि अकीरा अपने कामों और सोच के बारे में खुलकर बोल रहा था। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोप मान लिए। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उसने बताया कि वो तैरियो और उसके पूरे परिवार को मारने की योजना बना चुका था। उसका इरादा था कि पहले वो पैसा चुरा ले जो एक बेगुनाह आदमी को फांसी से बचाने के लिए रखा गया था, और उसके बाद पूरे परिवार को खत्म कर दे। करीब 1 साल के लंबे मुकदमे और जांच के बाद आखिर 23 दिसंबर 1964 को फुकुओका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अकीरा निशिगुची को मौत की सजा सुना दी। अकीरा के वकीलों ने इस फैसले को बदलवाने की पूरी कोशिश की। उनका कहना था कि जिन वक्त उसने ये सारे जुर्म किए, उस समय वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी। जजों का मानना था कि उसके अपराध पूरी प्लानिंग के साथ किए गए थे, और इतने लंबे समय तक कानून को धोखा देकर भागते रहना यह साबित करता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी बार बार अपराध करता जा रहा था। आखिरकार 28 अगस्त 1965 को उसकी आखिरी अपील भी खारिज कर दी गई। अब उसका अंजाम तय हो चुका था। अकीरा के माता पिता पहले जिम्मेदार, अमीर और बहुत मेहनती लोग थे। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब उनके बेटे के काम सबके सामने आए तो शर्म की वजह से उन्हें अपना सारा काम बंद करना पड़ा। लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी बहुत गरीबी में और लोगों से अलग होकर बिताई। अकीरा की पत्नी और बच्चों को भी समाज ने अपना नहीं माना। लोग उन्हें बुरा समझते थे। उन्हें बहुत मुश्किल हालात में रहना पड़ा। लेकिन यहाँ कहानी में एक अलग मोड़ आता है। उनकी मदद के लिए आगे आए तैरियो फुरुकावा। हाँ, वही तैरियो जिसे अकीरा ने धोखा दिया था और जिसके परिवार को खतरे में डाला था। फिर भी तैरियो ने बड़ा दिल दिखाया और अकीरा के परिवार की मदद करने का फैसला किया। तैरियो ने अकीरा के सभी बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और उनका भविष्य खराब न हो। रूरिको ने अकीरा के बड़े बेटे से दोस्ती कर ली। दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे। सबसे ज्यादा दुख अकीरा के बड़े बेटे को हुआ था। उसे हर जगह सुनना पड़ता था कि वो एक हत्यारे का बेटा है। इस बात ने उसे अंदर से बहुत दुख दिया। उसके दिल पर गहरा असर पड़ा।
तेरियो अकीरा से जेल में मिलने भी जाते थे। वो वहां उसे धार्मिक किताबें पढ़कर सुनाते थे। शुरू में अकीरा बहुत जिद्दी था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसने मान लिया कि उसने गलत काम किए। उनका धर्म अलग था, सोच अलग थी, लेकिन आखिर में दोनों के बीच समझ बन गई। अकीरा ने अपने बच्चों को खत लिखकर कहा कि वो उसकी तरह जिंदगी न जिए, कानून माने और अच्छी लंबी जिंदगी जिए। वो कई बार जेल में अपने बेटे से मिला। कहा जाता है कि हर बार वो अपने बेटे को देखकर रो पड़ता था। 11 दिसंबर 1970 को जब अकीरा 44 साल का था, उसे फांसी दे दी गई। उस सुबह एक और कैदी सकाई मेंदा ने उसे फांसी से पहले तैयारी करते देखा। यही वो आदमी था जिसे तेरियो जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बेगुनाह था। बाद में सकाई सच में रिहा हो गया। सकाई ने बताया कि उस दिन अकीरा ने अपने कपड़े खुद तैयार किए। वो शांत और हिम्मत वाला दिख रहा था। उसने कहा कि 34 साल जेल में रहते हुए उसने कई लोगों को फांसी पर जाते देखा, लेकिन अकीरा जैसा कोई नहीं देखा। जब अकीरा उस जगह की तरफ चल रहा था जहां से कोई वापस नहीं आता, तब उसने पास वाली कोठरी में बैठे आदमी से कहा कि अगर तेरियो फुरुकावा आए तो उनसे कहना कि वो बौद्ध प्रार्थना पढ़ दे। अपने अंत से कुछ पल पहले अकीरा ने धीरे से अपने आखिरी शब्द कहे। उसने कहा कि उसकी राख बेप्पूबे में बिखेर दी जाए, और इसके साथ ही उसका खौफ का दौर खत्म हो गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को दर्द दिया, लेकिन आखिरी समय में ऐसा लगा कि उसने अपने कामों के बारे में सोचना शुरू किया था। उसके अपराध इतने बड़े थे और इतने ज्यादा जगहों पर हुए थे कि जापान की पुलिस सिस्टम हमेशा के लिए बदल गई। नेशनल पुलिस एजेंसी को और बड़ा किया गया। एक देश भर की खास फोर्स बनाई गई जो बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों की पुलिस को साथ लेकर काम करे। उसे जापान के पोस्ट वॉर समय का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। उसके ऊपर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी। मेरे हिसाब से इस कहानी की असली हीरो रूरिको थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने पहचान लिया कि जो आदमी वकील बनकर आया है वो असली में कौन है। वो अपनी बात पर डटी रही, हालांकि उसके माता पिता ने पहले उस पर भरोसा नहीं किया था और उससे नाराज भी हुए थे। उसकी बातों से साफ लगता है कि वो बहुत समझदार थी। उसने अपने परिवार को एक खतरनाक आदमी से बचाया। शायद इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई बच्चा कुछ अजीब सी बात कहे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो सच कह रहा हो। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।